जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूं। आज हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। जी हां, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मर्स जो हैं वो क्यों आज के टाइम में भी अपने प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, क्योंकि उनको मंथ हो गए हैं कि उन्होंने अपने प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर शुरू किए थे। कौन से वो लॉज है जो मोदी गवर्नमेंट उन्होंने एक तरह से लाए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के फार्मर्स को लग रहा है कि उनका जो है वो नुकसान होगा, और क्यों मोदी सरकार उन फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट है उनको नहीं सुन रही है, उनको नहीं सीरियस ले रही। क्यों मोदी सरकार, जो कि आप जानते हैं कि फार्मर्स एक बड़ा वोट है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार उनकी वो डिमांड्स नहीं मान रही। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमसे ये सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आज के टाइम में जब इंडिया के यहाँ रिपब्लिक डे था तो वहाँ पर ट्रैक्टर रैली थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो एक तरह से रेड फोर्ट था वह उस किले के अंदर भी चले गए। उन्होंने वहाँ पे कुछ फ्लैग्स वगैरह भी एक तरह से लगा लिए। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक पैटर्न है, आपसे मैं एक करंट अफेयर रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं, तो आपसे अगेन एक सवाल है, वो आपने बताना है कि हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने ये बताना है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो नीचे कमेंट बताइए। आपके ऑप्शन है अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या नन ऑफ दिस। नहीं आ रहा तो एंड में वीडियो देखिएगा, एंड में मैं आपको इसका सही जो जवाब होगा वो बता दूंगा। पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, फार्मर्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का एक तरह से बैकबोन होते हैं। ख़ास करके इंडिया और पाकिस्तान के माबैन एक कॉमन चीज़ ये भी है कि उनके यहाँ काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं, जो कि उनका जो फार्म है, उनकी जो ज़राअत है, उनकी जो एग्रीकल्चर, उनकी जो ज़मीनें हैं, वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एक तरह से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ उसी फार्मिंग से उनके लिए जो फूड होता है वो प्रोड्यूस होता है। आज के टाइम में इन्हीं फार्मर्स की वजह से इंडिया ना कि सिर्फ ख़ुद का फील है, उसकी फूड की सारी डिमांड्स यही फार्मर्स जो है वो मीट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में वही इंडिया इन्हीं फार्मर्स की वजह से अपना जो फूड है वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो फार्मर्स का एक बड़ा किरदार है आज की इंडिया में, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने उनकी अपनी एक पॉलिसी थी कि वो जो एग्रीकल्चर का इदारा है उससे एक तरह से मॉडर्नाइज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे ताकि उसमें बेहतरी लाई जाए। और जब से ये मोदी सरकार का सेकंड टेन्योर है, मैंने जब से उनकी फॉरेन पॉलिसी को परसू किया, फॉलो किया, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मोदी सरकार की एक पॉलिसी है कि एक तरह से मेड इन इंडिया हो, सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में बनाई जाएँ और दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाए ताकि उनका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं। और आज के टाइम में भी यही जो लॉज हैं, एक तो ये है कि इसमें बड़ी कंपनीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे बड़ी कंपनीज़ आगे चल के इन्वॉल्व हो जाएंगी, किस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फर्निश्ड या एक तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के उसे सेल किया जाएगा। और इसी वजह से ये जो लॉज हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लाए हैं। और आज के टाइम में प्रोटेस्ट जो है उनके अपने जेन्युइन रीजन है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट सितंबर में जो मोदी सरकार थी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से कुछ लॉज पास किए थे, जिसकी वजह ये था कि जो गवर्नमेंट की जो मंडियां होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था कि वहाँ उनकी मंडी होती थी गवर्नमेंट की, जो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी कि ये जो अगर आपकी एक तरह से क्रॉप है, लाइक राइस है या शुगर केन है, तो कम से कम आपको इतनी प्राइस तो मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। इन लॉज के बाद अब इंडिया गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब ये है कि आप उन मंडियों को नहीं सेल करेंगे, आप चाहें तो किसी को भी सेल कर सकते हैं। आप किसी टेक जायंट को भी सेल आउट कर सकते हैं, किसी भी बंदे को सेल कर सकते हैं, और उसमें कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब फार्मर्स को इसी चीज़ का खदशा है कि जो गवर्नमेंट ने गारंटी की थी कि आपको कम से कम इतनी तो पे मिलेगी, अगर ये चला जाता है तो ये जो दूसरे बंदे होंगी, जो कंपनियाँ होंगी, वो अपनी मनमानी करेंगी और अपना जो प्राइस होगी वो सेट करेंगी। जो गवर्नमेंट ने उनको गारंटी दी कि वो उनको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ एक तरह
तरह से एक इशू है जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बैकग्राउंड में जानते हैं कि ये सारा कुछ कहाँ से, जैसे मैंने कहा कि मोदी सरकार की ये एक पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म्स एजेंडा, उनका ये मकसद था कि सारे जो डिफरेंट सेक्टर से उनको रिफॉर्म किया जाए। और उनमें ये भी था मेड इन इंडिया, जो मैंने कहा कि काफ़ी सारी जो, जैसे उन्होंने रफ़ाइल जो जेट्स थे, उन्होंने ये भी कहा था कि काफ़ी जो रफ़ाइल्स हैं वो इंडिया में बनेंगे, या कोई शिपिंग करते कुछ भी करते तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सारी चीज़ें आगे वो कंपनीज इंडिया में बनाए, जैसे सैमसंग वगैरह। तो ये भी उन्होंने कहा है कि एक तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाई जाएं, और इसी वजह से उन्होंने जो एग्रीकल्चर का जो एक तरह से शोबा था उसे रिफॉर्म करने की कोशिश की है। और इसी कोशिश में उन्होंने कुछ लाए हैं, जिसकी वजह से ये था कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा, कंपनीज लेंगी, बाय करेंगी, जिसको जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा न्यू फार्म ला सके। ये जब आ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमें वो डिज़ायर्ड या मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी। पहले हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो आपको पता होगा कि इंडिया, इसमें कोई शक नहीं, एक पावरफुल कंट्री हो सकता है और होगा आने वाले टाइम में, और वो सिर्फ होगा उसकी साइज़ की वजह से, उसकी पॉपुलेशन की वजह से। तो उसके अंदर फार्मिंग एक बड़ा सेक्टर है, एक ट्रबल्ड भी है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि काफ़ी सारे फार्मर्स खुद खुशी भी करते हैं, खुद को मार भी लेते हैं, और आए दिन इस एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम भी है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर स्कैसिटी या दीगर इश्यूज़ की वजह से भी ये वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, ये तकरीबन 70% जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको रोज़गार देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 70%। 30% किसी और शोबे में काम कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि 70% अगर वो कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पोर्शन है। और मोदी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि अपने फार्मर्स का वोट बैंक वगैरह वो लूज़ कर जाए। उनके यहाँ भी कोई इस पे अंदर एक मंशा होगी, जो चाहते होंगे कि इंडिया का भला हो, उनके लोगों का भला हो। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने मुल्क का तो वो नुकसान नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर फार्मर्स को लग रही है वो उनको अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ पे आप देखें कि 1.3 बिलियन पीपल जो हैं उनको वो खाना भी देती है। तकरीबन ये जो बनता है ये 15% जो है वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है। और इंडिया की आपको 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये 15% आपके एग्रीकल्चर के ये हिस्से से आता है। ये आपको पता है कि अगर आपने हिस्ट्री में देखा हो तो 1970s में इंडिया के अंदर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिसकी वजह से ये कोशिश की थी कि एग्रीकल्चर को और रिफॉर्म किया गया। और इसकी वजह से ये था कि उस टाइम में इंडिया काफ़ी फेस करता फूड शॉर्टेजेस वगैरह। तो उन ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से इंडिया के अंदर ना सिर्फ इंडिया अपने खाने में खुद कफील हुआ, उसके पास सारा अपना खाना जो फूड था वो आ गया, उसके चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी वो उनको मिल गया। लेकिन इंडिया ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्टर भी बन गया, उन्होंने फूड को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आज के टाइम में जैसे मैंने कहा कि ये लॉज वगैरह हैं जो कि ये हटा दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट खुद को बैक साइड कर रही है। अब वो कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर वो आ गया, प्राइवेट सेक्टर इनसे लेन देन करे, उनको ख़रीद फरोख्त करे, प्राइवेट सेक्टर बाय करे, सेल करे। इससे ये होगा कि उनको ये लगता है उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा एक तरह से हुकूमत को पैसे मिलेंगे, ताकि फिर वो अपने डिफेंस पे या दीगर चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वगैरह हो। इंडिया तकरीबन जो है 32 बिलियन सब्सिडीज़ जो है वो फार्मर्स को देता है। अब ये भी है कि अगर ये लॉ वगैरह आ जाते हैं तो इंडियन सरकार को एक तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो सब्सिडीज़ वगैरह देने की। वो सब्सिडीज़ प्राइवेट सेक्टर वाले फार्मर्स अपने आप में तय कर लेंगे कि क्या करना है, कितने उस पर देना है। तो गवर्नमेंट बैक साइड पे जाना चाहता है, गवर्नमेंट इसे एक कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बनाना चाहती है कि भाई इसको कंपटीशन बेस पे लाया जाए, हमारी कोई उसमें मुदाखलत ना हो। तो इस वजह से उन्होंने वो लॉज लाए। अब आज के टाइम में अगर उस इंडियन एग्रीकल्चर को जो प्रॉब्लम है उसमें कोई शक नहीं कि वाटर शॉर्टेजेस, उसमें यहाँ फ्लड्स भी आ जाते हैं, एरेटिक वेदर पैटर्न्स, कभी मौसम कौन सी होती है, कभी कैसी होती है, क्लाइमेट चेंज, और कर्ज़े भी उसके ज़्यादा हो जाते हैं जो कि फार्मर्स पे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इंडियन रिपोर्ट है उसमें होता गया था कि 3 लाख के करीब जो है फार्मर्स ने सुसाइड कर लिए 90s से लेके आज के टाइम में। और सिर्फ 2019 में तकरीबन 10,300 लोगों ने फार्मर्स ने सुसाइड की थी। ये एक बड़ा नंबर था। आज के टाइम में देखें तो वोटर्स जो हैं वो एक फार्मर्स एक बड़ा वोट है, तो उसको मोदी सरकार लूज़ नहीं करना चाहेगी। लेकिन
इस लॉस के क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसान होता है। बाज़ाहिर तो फार्मर्स को ये लगता है कि उनके लिए नुकसानदेह है और एक तरह से वो इसी चीज़ को नहीं मान रहे, लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनसे बेनिफिट होगा, ओवरऑल मुल्क की तरक्की होगी। और सितंबर में ये 2020 सितंबर में ये जो लॉस है वो पार्लियामेंट से पास हुए थे। अब इसका यही मकसद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, ये जो गवर्नमेंट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, क्योंकि अगर कल को प्राइवेट देगा तो प्राइवेट तो गवर्नमेंट को नहीं कहेगा कि हम आपसे इतनी प्राइस में लेंगे। प्राइवेट को जब लगेगा कि हमारे लिए ये सही, हम इतने रेट पे ख़रीदेंगे, तो सरकार कहेगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे रहे हैं, तो फिर अगेन सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो सरकार ख़ुद को वहाँ से निकालना चाहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के झंझट वगैरह से। प्रोटेस्ट आज के टाइम में भी शुरू हैं और इनको 4-5 मंथ हो गए, उनमें टॉक्स वगैरह भी हो रही हैं। और इन्हीं चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि फ़िलहाल आप इसे स्टे लगा दें, आप जो है वो टॉक्स करें फार्मर के साथ। तो जारी थे, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन को नहीं एक तरह से छोड़ रहे हैं। और आज के टाइम जब इंडिया रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट कर रहा था, तो इंडियन प्रोटेस्ट भी वहाँ दिल्ली में मौजूद थे, फार्मर प्रोटेस्ट, वो रेड फोर्ट पे चले गए। एक तरह से पता नहीं चलता, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो बाज़ का ये भी होता है कि वो आपके कंट्रोल से निकल जाते हैं, और जब कोई लीडर वगैरह नहीं होता तो उसमें ये कॉमन सी बात है कि प्रोटेस्ट कौन सी भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि वो रेड फोर्ट में चले गए और एक राइट्स हुए और एक बंदे की आज जान भी चली गई। देखिए ये अच्छी बात नहीं, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं। इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं एक अगर न्यूट्रल एनालिसिस हूँ तो उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ना तो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे कि उनके मुल्क का नुकसान हो, ना फार्मर्स आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को भी बड़ी दिल करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को अपने बंदों से बात करनी चाहिए, कोई बीच का दरमियाना रास्ता निकालें, उनको भी समझाएं कि ये हो। और प्राइवेट टैक्स को मीन्स कोई ना कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर कुछ है तो वो भी करें, लेकिन प्राइवेट अगर सेक्टर को भी आप लाना चाहते हैं तो लाएँ, लेकिन गवर्नमेंट तय करे कि ये प्राइस आपने प्राइवेट सेक्टर वगैरह को कुछ देनी होगी, तो कुछ उनको करना होगा। ये एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं कि ये प्रोटेस्ट वगैरह हो, और उसमें डीप डिवीजन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इनमें यहाँ काफ़ी सिख भाई भी हमारे हैं, तो उनके यहाँ वैसे खालिस्तान का इशू वगैरह, आज भी वो खालिस्तान के झंडे वगैरह हमने रेड फोर्ट पे देखे। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं, उनको मिल बैठ के इस चीज़ को बात करनी चाहिए। और इन दी एंड में मैंने आपसे सवाल पूछा था, हुज करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो अमित शाह है, ऑप्शन ए सही है आपका। अगर आपका ये ऑप्शन है तो वेल गुड, अगर नहीं तो इट्स ओके, आप देख सकते हैं अमित शाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।